सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भी हमारा यहाँ पर जो है पिछली वीडियो के अंदर सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस का जो है सब्जेक्ट बनाया था हमने। उसके अंदर पूरा जो है एक उसमें वीडियो में कवर हो गया, 11-12 मिनट की वीडियो बन चुकी थी। तो अब मैं यहाँ पर कंटिन्यूशन वीडियो भी बना रहा हूँ। मैंने कहा चलो जी नया सब्जेक्ट जो है यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, वो तो खत्म हो गया। हेल्थ केयर लॉ आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है। हेल्थ केयर लॉ, इसके अंदर नया टॉपिक रहेगा मेडिकल नेग्लिजेंस। तो भाई हमने नेग्लिजेंस के रिलेटेड तो बहुत चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आईपीसी में पढ़ा है, टॉट में पढ़ा है, लेकिन क्या मेडिकल नेग्लिजेंस हमने कभी मेडिकल फील्ड के अंदर नेग्लिजेंस नहीं पढ़ा। देखते हैं जी क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है हॉस्पिटल मैनेजमेंट आर इंक्रीजिंग। एक मिनट यार, ये ना कॉपी को फोल्ड करो ना, ये बड़ी मुसीबत रहती है, कुछ वर्ड उधर घुस जाते हैं कुछ इधर। चलो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट आर इंक्रीजिंग फेसिंग complaints regarding the facility standards of professional competence and appropriateness of their थेरेपेटिक एंड डायग्नोस्टिक मेथड। तो हॉस्पिटल्स को ये जो है बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है कि भैया एक प्रॉपर मतलब प्रोफेशनलिज्म हो, एक बढ़िया कॉम्पिटेंट हमारे को एक डॉक्टर मिले। तो ये जो है बहुत ज़्यादा हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर दिक्कत आ पा रही है, क्योंकि ख़राब लोग आ जाते हैं रिश्वत खिला के, इधर उधर चीज़ें कर आके। तो उसके अंदर लोगों की रेपुटेशन मतलब बेसिकली हॉस्पिटल की ख़राब हो जाती है। ठीक है जी। तो सिविल लॉ एंड नेग्लिजेंस, अब इसका कोई रिलेशन है पहले देख लेते हैं। कह रहे नेग्लिजेंस इज़ अ ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी टू केयर। भैया तुम्हारी ड्यूटी थी केयर करना, लेकिन तुमने उसको नहीं करा, उसको ब्रीच कर दिया। ठीक है जी। तो लीगल ड्यूटी को तुमने नहीं माना। So breach of this duty gives a patient the right to initiate action against the negligence। ठीक है जी। तो अब क्योंकि ये लीगल ड्यूटी थी, जहाँ पर लीगल चीज़ आ गई, अगर उसको नहीं करोगे तो किसी दूसरे बंदे के पास राइट आ जाएगा। ठीक है। तो अगर ये तुमने नहीं करा तो इस केस में पेशेंट के पास राइट आ जाता है कि वो एक इनिशिएट कर सकता है क्या, लीगल एक्शन अगेंस्ट दी हॉस्पिटल। सो इन स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस श्रीमती संतरा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एवरी डॉक्टर हैज़ अ ड्यूटी टू एक्ट विद अ रीजनेबल डिग्री ऑफ केयर एंड स्किल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही कहा कि हर डॉक्टर को जो है अपना एक रीजनेबल, ज़्यादा नहीं कि हम कह रहे बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट बन जाओ तो, लेकिन रीजनेबल डिग्री ऑफ केयर और स्किल आनी ही चाहिए हर डॉक्टर को, उतना वो ध्यान रखे ही रखे। ठीक है जी। और जैसे किसी डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन करा, ठीक है, अब ऑपरेशन करने के बाद वो टूल्स जो है उसके अंदर ही रह गए। यार ये तो एक जनरल है कि भाई अगर तुम किसी नॉन डॉक्टर मतलब किसी कोई डॉक्टर नहीं है उससे भी पूछोगे कि भाई ऑपरेशन करने के बाद टूल्स तो हटाओगे ना तुम, लेकिन तुम उसी के अंदर भूल के उसको सिलाइयाँ मार दो तुमने ऑपरेशन में। तो ये एक प्रॉपर इसने तुमने नहीं करा, रीजनेबल केयर और स्किल नहीं है तुम्हारे पास। सो डॉक्टर्स आर नॉट लायबल फॉर देयर सर्विसेज इंडिविजुअली और विकेसली इफ दे डू नॉट चार्ज फीस। तो वही चीज़ हो गई डॉक्टर्स की जो है सर्विस, ये मतलब एक्सट्रीम केयर और ये नेग्लिजेंस वाला पार्ट तब तक नहीं है जब तक वो चार्ज नहीं कर रहा अपनी फीस, क्योंकि भाई तुमसे कोई पैसा नहीं ले रहा, तो उसका मतलब वो कोई सर्विस तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है। तो उस केस में जो है विकरियसली इफ़ दे डू नॉट चार्ज फीस, हाँ वही चीज़ हो गई। So a doctor can be held liable for negligence only if one can prove that he or she is guilty of a failure that no doctor with ordinary skill would be guilty of if acting with reasonable care। तो वही चीज़ हो गई, एक डॉक्टर तभी हेल्ड करा जाएगा लायबल जब तुम ये प्रूफ कर पाओ, मतलब बीओपी किसके ऊपर, बर्डन ऑफ प्रूफ पेशेंट के ऊपर होगा कि भाई तुम ये प्रूफ कर पाओ कि हाँ भैया अगर मैं किसी और डॉक्टर के पास जाता है, किसी रीजनेबल नॉर्मल डॉक्टर के पास भी जाता हूँ, तो वो देख कॉमन सेंस है कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, उससे केयर नहीं करी, उसके पास स्किल नहीं है इस चीज़ की। तो वो चीज़ हो गई। अब क्रिमिनल नेग्लिजेंस, सेक्शन 304A आईपीसी कह रहा है whoever causes the death of a person by a rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment for 2 years। तो इसके अंदर हमारा लिखा हुआ है 304A के अंदर, 304A आईपीसी के अंदर, कि जिसने भी नेग्लिजेंटली रैश या नेग्लिजेंट एक्ट करके कुछ कर दिया है जिस वजह से डेथ हो गई किसी की, तो उस केस में जो है वो एक्ट नॉट अमाउंटिंग कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, वो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और फाइन और बोथ, 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है, फाइन दोनों एक साथ लगाया जा सकता है। So in Santra case, the Supreme Court has pointed out that liability in civil law is based upon the amount of damages incurred. लेकिन in criminal law, the amount and degree of negligence is a factor in determining the liability। देखो दोनों चीज़ों में बहुत बड़े फ़र्क है। कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने संतरा केस के अंदर कहा जो लाइबिलिटी सिविल लॉ में निकल के आती है वो बेस्ड ऑन द डैमेजेस होती है कि भाई तुम्हारा हाथ टूटा है तो इतना पैसा मिल जाएगा, तुम्हारी टांग टूटे इतना पैसा मिल जाएगा, ये हो गया वो। लेकिन क्रिमिनल के अंदर द अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस इज अ फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द लायबिलिटी। क्रिमिनल लॉ के अंदर जो अमाउंट और डिग्री होती है नेग्लिजेंस की
उस बेसिस पे जो है लायबिलिटी डिसाइड होती है, तुमने कितना बड़ा नेग्लिजेंस करा है। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? मतलब देखो सिविल के अंदर क्या है कि भाई टांग टूटी तो उस तरह इतना ऑपरेशन हुआ, मेंटली इतना हरास हुआ, चल ले भाई तो इतना पैसा पकड़ ले। लेकिन क्रिमिनल के अंदर तुमने कितना बड़ा कांड करा है, उस बेसिस पे लायबिलिटी बनती है। मेरे ख्याल से समझ पा रहे होगे तुम। सो बर्डन ऑफ प्रूफ, बीओपी वही चीज़ है, जनरली लाइज विद द कंप्लेनेंट, जो कंप्लेनेंट होता है उसके ऊपर ही होता है बीओपी, बर्डन ऑफ प्रूफ। सो द लॉ रिकॉग्नाइज अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस देन अदरवाइज टू सपोर्ट एन एलिगेशन ऑफ नेग्लिजेंस अगेंस्ट द डॉक्टर। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे को एक हाई डिग्री ऑफ, क्योंकि यार डॉक्टर्स की हमारे पास कमी है, तो अगर हर किसी की धार वगैरह तो वगैरह आके दुश्मनी में जो है केस डाल दे और कोर्ट डॉक्टर को अंदर कर दे, तो हमारे पास वैसी डॉक्टरों की कमी है। तो इसलिए कोर्ट थोड़ा सा जांच परखती है कि भैया सही कंप्लेंट भी है कि नहीं और तुम्हारे पास ठोस प्रूफ है कि नहीं। ठीक है जी, तो नेग्लिजेंस के कुछ एसेंशियल्स देख लेते हैं हम। नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स हो सकते हैं, जैसे पहला पॉइंट हो सकता है ड्यूटी टू केयर टू द प्लेंटिफ, ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ। सो ही मे ओनली बी लायबल इन नेग्लिजेंस इफ ही इज अंडर अ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर, है ना। अ पर्सन इज ओनली रिक्वायर्ड टू मीट द स्टैंडर्ड ऑफ केयर वेयर ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन और ड्यूटी टू केयरफुल। तो वही चीज़ होगी, जब उसको केयरफुल होना है और लीगल ड्यूटी उसकी केयरफुल होने की, तभी तो तुम, अगर वो नहीं होता उस ड्यूटी में सक्सेसफुल अपनी, तभी तुम जो है नेग्लिजेंस का एक केस बना सकते हो। So thus the existence of a duty towards the plaintiff becomes important factor for fixation of a liability of tort feasor. So दूसरा पॉइंट हो सकता है इसके अंदर, ड्यूटी डिपेंड्स ऑन रीजनेबल फोर्सिबिलिटी ऑफ इंजरी। अब भाई तुम्हें पता ही था कि ये काम करने से ये हो सकता है, तो उस केस में तुम्हें जब पता ही है तो so if at the time of the act or omission the defendant could reasonably foresee injury to the plaintiff, he owns a duty to prevent that injury and failure to do that makes him liable। तो वही चीज़ हो गई, तुम्हें पता है कि करने से ये हो सकता है और उसे भी पता है, लेकिन फिर भी जो है तुम वो करते हो, अनलेस एंड अनटिल वो ज़रूरी हो। एक्सेप्शन हो सकता है कि अनलेस एंड अनटिल वो ज़रूरी ही हो, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है फिर भी तुम उंगल कर रहे हो और कुछ हो गया तो वो चीज़। सो इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवती, WNTI, ठीक है जी, सुभागवती क्लॉक टावर का केस है ये एट चांदनी चौक। उसमें हुआ क्या था, दिल्ली कोलैप्स्ड कॉजिंग द, जो बेसिकली जो क्लॉक टावर है collapsed causing the death of number of people, ठीक है जी। तो दिस स्ट्रक्चर वॉज 80 years old whereas its normal life was 40 to 45 years old। तो 40-45 लाइफ उसका स्पैन रहता है स्ट्रक्चर का, और उन्होंने मेंटेनेंस करी नहीं, और 80 साल पुराना हो गया वो बेचारा, कोलैप्स हो गया, मतलब बेचारा तो मतलब वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया और बेचारे कई लोग मारे गए। So the MCD has obviously failed to get the periodical checkup and necessary repairs done, so they are liable। तो इस तरीके का ये केस जो है तुम मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में कि भैया तुम्हारा क्लॉक टावर है 40-45 साल एवरेज उसकी लाइफ है, मतलब जो मटेरियल उसके अंदर यूज़ करा गया है उसको मेंटेन करो, उस वजह से बेचारे कई लोग जो है मारे गए, है ना, 80 साल पुराना हो चुका था, बताओ। सो नो लायबिलिटी व्हेन इंजरी नॉट फोर्सिबल। तो जहाँ पर इंजरी फोर्सिबल नहीं है वहाँ पर कोई लायबिलिटी तुम्हारी ज़रूरी नहीं बनती, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट इसके अंदर आ चुका, एसेंशियल्स पढ़ रहे हैं हम, तो तीसरा पॉइंट आ सकता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी मस्ट हैव कॉज द डैमेज। तो द लास्ट एसेंशियल इज दैट द प्लेंटिफ इज रिक्वायर्ड टू प्रूव द कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड द डैमेज। तो वही चीज़ हो गई, ड्यूटी है, ठीक है, और तुम्हें रिस्क पता है लेकिन फिर भी तुम कर रहे हो, और वो ड्यूटी को तुमने नहीं माना, तभी तो लीगल ये बनेगी, नेग्लिजेंस का केस बन सकता है। तो वही चीज़ हो गई, ड्यूटी है लेकिन तुम उसे मान रहे हो तो तुम केस डाल रहे हो तो वैलिड नहीं है, मतलब ड्यूटी है उसको ब्रीच कर रहे हो, उसको ड्यूटी को नहीं कर रहे हो तुम फुलफिल, तभी यहाँ पर केस बनेगा, वही चीज़ कहना चाह रही है। अब देख लेते हैं प्रोफेशनल लायबिलिटी क्या है जिसके अंदर, क्योंकि मेडिकल हमारा प्रोफेशन के अंदर आता है। सो इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल टू फॉलो कोड्स ऑफ कंडक्ट व्हेन प्रोवाइडिंग केयर और सर्विस इन देयर फील्ड्स। तो प्रोफेशनल लायबिलिटी के अंदर वही चीज़ होगी, जो भी कोड्स वगैरह हैं इनके, जैसे हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारी, तो ये सारी चीज़ें जो भी इनका मेडिकल काउंसिल का है, वो जो जो कह रहे हैं वो तुम मानते जाओ, वो नहीं मान रहे हो तो फिर प्रोफेशनल लायबिलिटी बन जाएगी। अब लायबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल इन केस ऑफ नेग्लिजेंस, हॉस्पिटल का कोई लायबिलिटी हो सकती है, देखते हैं जी। कह रहा है हॉस्पिटल लायबिलिटी कैन बी डायरेक्ट लायबिलिटी और विकेरियस लायबिलिटी। डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। कैसे? डायरेक्ट लायबिलिटी रेफर्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ द हॉस्पिटल इटसेल्फ, इट प्रोवाइडिंग सेफ एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फॉर ट्रीटमेंट एज प्रोमिस्ड। मतलब डायरेक्ट लायबिलिटी इस तरीके से हो सकती है कि भाई हॉस्पिटल में है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, मतलब उनके पास वो नहीं है, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है कि भाई वहाँ पर ऑपरेशन हो सके या फिर एक पेशेंट को रखा जा सके, इस तरीके से हो गया। वाइकेरियस लायबिलिटी मीन्स द लायबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर फॉर द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉई।
तो इनडायरेक्ट लाइबिलिटी हो गई कि भाई एम्प्लॉयर मारा जाएगा एम्प्लॉय की गलती की वजह से, तो वो इनडायरेक्ट हो गई, मतलब वाइकेरियस हो गई। ठीक है जी। अब डायरेक्ट लाइबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि फेलियर टू मेंटेन इक्विपमेंट्स इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन कॉन्स्टिट्यूट नेग्लिजेंस, तो वही चीज़ हो गई जी। ठीक है जी। तो डायरेक्ट लाइबिलिटी में हमने वही बात करी कि प्रॉपर ट्रीटमेंट का तुम्हारे पास एनवायरनमेंट है ही नहीं, मतलब एनवायरनमेंट के अंदर कई चीज़ें आ सकती हैं कि इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, मतलब प्रॉपर वेंटिलेटर हो सकता है जैसे, तो फेलियर टू मेंटेन इक्विपमेंट्स हो गए। ठीक है। नॉन वर्किंग इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इंसुलेटर, वेंटिलेटर एक्सेट्रा वर्किंग ही नहीं है, तो सिर्फ दिखाने के लिए तुमने रखे हुए हैं बहुत सुंदर सुंदर से सजा सजा के, लेकिन वो काम नहीं करते, तो हॉस्पिटल कैन बी हेल्ड लायबल। तो वाइकेरियस लायबिलिटी के अंदर नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ द स्टाफ, तो भाई चीज़ें तो सब कुछ सही हैं, लेकिन देना कोई इंजेक्शन था, दे कुछ दिया, तो इस तरीके से तो स्टाफ की गलती है, भाई स्टाफ को क्यों नहीं ट्रेन करा गया प्रॉपर तरीके से, तो पकड़ा जाएगा एम्प्लॉयर को। ठीक है जी। तो अब इसके बाद रोल ऑफ कंसेंट इन मेडिकल, ये तो अगला ही टॉपिक हो गया। ठीक है जी, यहीं पर रोकते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो है अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों ने दिया हुआ कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करने में पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी जो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट होता है उसको खोल के जरूर देख ले करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एक मेरा इंस्टाग्राम का भी यूज़र नेम जो है वो कॉल आउट दे देता हूँ। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च करना ANDRO_GUY, ये सर्च करेंगे, वहाँ पर आप मेरे से टाइपिंग के थ्रू जो है वो बातचीत कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर पे जाकर, कॉल फॉर मी, उसे आपको इंस्टॉल करो, मेरा नाम डाल दो प्रदीप शर्मा, या फिर मेरे चैनल का नाम डाल दो BBLL विज्ञान, मैं आ जाऊँगा वहाँ पर और आप मेरे से लाइव जो है कॉल के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। सब्सक्राइब अगर करोगे तो बहुत ही बढ़िया, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे मिस। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज पर हो, तो उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे मैं कोई भी जो है वीडियो जो है अपलोड करता हूँ वैसे ही, ताकि उससे बैक ऑफ द माइंड में रहता है। ओहो वीडियो बंद हो गई, चलो कोई नहीं, मेरी ऑडियो ही आ रही होगी सिर्फ अभी तुम लोगों को। तो ठीक है, यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू BBLL विज्ञान, प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑन, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के।